हे दोस्तों, कैथलीन मैडॉक्स एक ब्यूटीफुल सी यंग लड़की थी जिसने अपनी जवानी में ही कई सारी गलत आदतें पाल ली थी, जैसे कि बहुत सारा शराब पीना, ड्रग्स करना, और इन बुरी आदतों की वजह से ही शी बिकेम अ प्रोस्टिट्यूट। ना प्रोस्टिट्यूशन में ही उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से ही वो बस 16 साल की एज में ही एक माँ बन गई। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने चार्ल्स मैनसन को जन्म दिया, लेकिन चार्ल्स का बाप कौन था ये उन्हें नहीं पता था, जिसके वजह से ही चार्ल्स बचपन से ही काफ़ी गंदे और नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले बढ़े। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था पता है, कैथरीन चार्ल्स को एक बार रेस्टोरेंट लेके गई और वहाँ पे उन्होंने बस सिर्फ एक बियर की बोतल के लिए चार्ल्स को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से निकल गई। ऐसी काफ़ी टफ लाइफ चार्ल्स को बचपन से ही देखने मिली, जिसकी वजह से उसने स्कूल ये सारी चीज़ें छोड़ के गलत संगत पाल ली और चार्ल्स 18 साल की उम्र में ही जेल में चले गए। उन्होंने कई सारे क्राइम्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 32 साल की एज तक कई बार वो जेल गए, निकले, आए, वापस गए ना। जेल के अंदर उन्हें गिटार बजाने का शौक हुआ, बट वहाँ पे भी उन्हें जो चाहिए थी वैसे सक्सेस नहीं मिली ना। क्योंकि चार्ल्स की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, मैनिपुलेटिव थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बना ली थी। उन लोगों को मैनिपुलेट करके उन्होंने अपना दोस्त बना लिया था जो उनके जैसे ही थे, मतलब जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली थी। उन्होंने एक फैमिली जैसे क्रिएट कर ली थी जिसका नाम था मैनसन फैमिली ना। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से चार्ल्स चाहते तो बहुत सारे अच्छे काम कर सकते थे, बट उन्होंने चुना बुरे काम करना। उनके अंदर जो नफरत भरी हुई थी दुनिया के लिए वो उन्होंने निकालना स्टार्ट करा, क्राइम्स कर करके, अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद ले लेके ना। वैसे तो चार्ल्स ने ना कई सारे मर्डर्स कराए, कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी, लेकिन जो एक क्राइम जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ उनका वो था शैरन टेट का मर्डर। शैरन टेट अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एक एक्ट्रेस थी बाहर की जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिन्हें बड़ी बेरहमी से चार्ल्स के लोगों ने मार डाला था, उनके 8 महीने के बच्चे के साथ साथ, और कई सारे दूसरे लोगों को भी मार दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में तो बता भी नहीं सकता। और सबसे ख़राब बात क्या है पता है, चार्ल्स को ये सारी चीज़ें करने का ज़रा भी गम नहीं है। वैसे तो उन्हें जेल हो गई और 83 की एज तक वो जेल में ही रहे, जहाँ पे वो मर भी गए, बट स्टिल जब भी उनसे इंटरव्यू लिया जाता था तो वो कभी भी इस चीज़ का अफसोस नहीं करते थे। इतनी ज़्यादा नफरत उनके दिल में भरी हुई थी ना। देखो दोस्तों, ये हुई एक स्टोरी। अभी मैं आपको एक और फेमस पर्सनैलिटी की स्टोरी बताता हूँ। इन दोनों में ही काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है जो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस भी है, जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अलग हो गई। क्या है डिफरेंस, उससे पहले आते हैं सेकंड स्टोरी पे ना। बिडी मेसन एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो मिसिसिपी में पैदा हुई थी ना। जो बिडी मेसन थी ना, उनका भी बचपन बहुत ज़्यादा तकलीफ से भरा हुआ था। आपको पता ही होगा 1800s में ना स्लेवरी चलती थी, लीगल थी, मतलब बेसिकली इंसानों को स्लेव बना के रखा जाता था। जो वाइट लोग होते थे वो लोग ब्लैक को अपना स्लेव बना के रखते थे। वो भी एक स्लेव थी, एक वाइट इंसान की, जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई जाती थी अलग अलग तरीके से। एक बार स्मिथ्स और उनकी फैमिली जो इन स्लेव्स को ओन करते थे, उन्होंने मिसिसिपी से लेके उल्टा तक का रास्ता क्लियर किया, जिसमें 90 आदमी, औरत और बच्चे थे, जिसमें से 34 ब्लैक स्लेव थे ना। ये स्लेव्स का काम क्या होता था, वाइट लोगों को कैरावन में बैठाते थे और उसे लेके जाते थे पैदल। 1500 माइल्स तक स्लेव्स पैदल ट्रैवल करते थे वाइट्स को अपने ऊपर उठा के, और रास्ते में कुछ भी हो, बारिश, कीचड़, धूप, ठंडी, फ्लड्स, कुछ भी हो जाए, उन्हें फोर्सफुली चलना ही पड़ता था, मेहनत करती रहनी पड़ती थी ताकि उनके मास्टर्स खुश रहे ना। जो बिडी थी ना, वो पहले से ही ना बहुत सी चीज़ों में अच्छी थी, जैसे कि नर्सिंग करने में, किसी की बीमारियाँ सही करने में, इसीलिए बिडी को भी वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। अब क्या हुआ, मिसिसिपी से ना वो लोग कुछ साल बाद कैलिफोर्निया आ गए, जिसके लिए अगेन उन्हें 400 माइल्स चलना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली कैलिफोर्निया आके ना बिडी के साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई ना। अच्छी बात क्या हुई, जब वो कैलिफोर्निया आई तो उन्हें पता चला ना कि वहाँ पे स्लेवरी बैन है, गवर्नमेंट ने स्लेवरी को बैन करके रखा था। और फॉर्चुनेटली उन्हें कुछ ब्लैक लोग मिले जिन्होंने बिडी को इस स्लेवरी से निकलने में हेल्प करी। काफ़ी केसेस, काफ़ी लड़ाई के बाद, केसेस करने के बाद फाइनली बिडी फ्री हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम ब्रिजेट मेसन रख लिया ना। फ्री होने के बाद वो भी चाहती तो उनसे बदला ले सकती थी, वाइट लोगों से लड़ सकती थी, बहुत सी चीज़ें कर सकती थी, बट उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना अपने आप को इम्प्रूव करना। उनको जो चीज़ें आती थी, जैसे कि नर्सिंग करना, लोगों की मदद करना, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ करना, उन्होंने वो सारी स्किल्स का यूज़ करके पैसे कमाना स्टार्ट किया। उन्होंने एज ए नर्स अपना प्रोफेशन चुना और लोगों की मदद करना स्टार्ट करी, जिसकी हेल्प से मेहनत करते करते, सालों पैसे जमा करते करते उन्होंने $3 लाख सेव कर लिए, और फिर उन्होंने इस पैसे से प्रॉपर्टीज़ खरीदना स्टार्ट करी, और देखते ही देखते बिडी मेसन लॉस एंजलिस की वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल बन गई। आप बोल सकते हो वन ऑफ द फर्स्ट वेल्दीएस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बनी, एक एंटरप्रेन्योर बनी, जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, प्लस फिर वो पैसे लोगों में बांटे भी। उन्होंने कई सारी स्कूल्स बनाई, चर्च बनाए। अब देखो दोस्तों, ये 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई, दोनों की सिमिलैरिटीज आपको तो पता ही होगी, आपने कमेंट भी करा ही होगा, बट दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस था जिसने दोनों की जिंदगियों को बहुत ज़्यादा बदल के रख दिया। डिफरेंस था क्वेश्चंस का। जो चार्ल्स मैनसन थे ना, उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे मैं अपनी तकलीफ़ों का बदला ले सकता हूँ, कैसे मैं अपनी तकलीफ़ें दूसरों को दे सकता हूँ।
ये क्वेश्चन पूछा जिसकी वजह से चार्ल्स एक बहुत बड़े क्रिमिनल बने, जबकि वहीं बिडी मेसन इतनी बड़ी फिलॉन्थ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर बन पाई क्योंकि उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि कैसे मैं अपने आप को और अपने लोगों को ऊपर लेके आ सकती हूँ, कैसे मैं जो चीज़ें मुझे पता है उसकी हेल्प से मैं बड़ी औरत बन सकती हूँ, कैसे मैं जो चीज़ें मुझे आती है उसकी हेल्प से मेहनत करके आगे बढ़ सकती हूँ, अपना नाम कर सकती हूँ। और आप बोल सकते हो बस ये क्वेश्चन ही सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक बहुत ही प्यारा कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, जो कुछ ऐसा है कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क योरसेल्फ। हर कोई आजकल ना आंसर्स के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है कि यार वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है अमीर बनने का, वो चीट कोड क्या है अमीर बनने की, यूट्यूबर बनने की। सच तो यही है कि आज के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछना चाहिए। ट्रस्ट मी 99% लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लोग अपने आप से गलत क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको मनोज चिंतामरक्षण की बुक 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, इस बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए अगर आप भी अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। ट्रस्ट मी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पावरफुल लगे और पक्का आपको भी पसंद जरूर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन अमेजिंग क्वेश्चंस में से। पहले क्वेश्चन से, फिलॉसफी का एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने एक ही गाय बुक में भी इसके बारे में शायद पढ़ा होगा, हु एम आई करके, मैं कौन हूँ। फिलोसोफर्स लोग बोलते हैं हम कौन है, इस चीज़ का पता हमें लगाना चाहिए। बट ये जो क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली कई सारे लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मुझे भी ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार ये क्वेश्चन, जिसका आंसर मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए इससे बेटर क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो ऑथर ने इस बुक में शेयर भी किया है, वो है हु एम आई बिकमिंग का। आपको पता है मेरा एक दोस्त था जिसने मस्ती मजाक में ड्रग्स लेना स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद ही वो ड्रग्स का एडिक्ट बन गया। कई बार हम लोगों ने उसे समझाने की कोशिश करी कि तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत है, इससे तुझे परेशानी होगी, बट उसने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? बिकॉज उसने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि हु एम आई बिकमिंग का। पहले वो जो लड़का था ना वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता था, अच्छे अच्छे काम करता था, लोगों से बात करता था, अच्छे कनेक्शंस बनाता था। बट धीरे धीरे ड्रग्स के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहा था। उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, उसके फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा था, उसके रिलेशनशिप टूट रहे थे, हर तरीके से वो ख़राब हो रहा था। बट जब तक उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इतना उसके साथ बुरा हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो है हु आर यू बिकमिंग का। अपने आप से पूछो कि आप क्या बन रहे हो। कई बार हम लोग है ना फालतू चीज़ें खाते रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग फैट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को वो टाइम पे समझ में नहीं आता है, लेकिन एक साल बाद हम देखते हैं कि हम एकदम फैट हो चुके हैं, हमारी हेल्थ ख़राब हो चुकी है। कई बार हम लोग फाइनेंशियली बहुत सारे गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग गरीब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, आपकी लाइफ भी एकदम नेगेटिव डायरेक्शन ना चले जाए, इसीलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछो कि हु एम आई बिकमिंग। क्या मैं एक मोटा इंसान बनते जा रहा हूँ? क्या मैं एक आलसी इंसान बनते जा रहा हूँ? क्या मैं एक टाइम पास करने वाला इंसान बनते जा रहा हूँ? आप क्या बनते जा रहे हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, उसके आंसर्स लिखो। हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखो, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपको अब से क्या नहीं करना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और कैसे टाइप का इंसान बनना है। और ये करने के बाद फिर सेकंड क्वेश्चन पूछो, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई न्यू आई वुडंट फेल। अभी रिसेंटली मैं बुक सुन रहा था जिसका नाम था आई नो व्हाट टू डू सो व्हाई डोंट आई डू इट। इस बुक के ऑथर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि कैसे हम लोग को ना कई बार चीज़ें पता तो होती है कि हाँ हमें अच्छी बॉडी बनानी है तो हमें जिम जाना पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो शायद बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पता बहुत सी चीज़ें रहती है, बट स्टिल हम लोग वो चीज़ करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? वेल उसका सिंपल सा रीज़न है फियर, डर। सच तो यह है ना कि मैक्सिमम लोग जिंदगी में डरपोक होते हैं। आप, मैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। हमें वो डरते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग ने पैसे भर दिए बट स्टिल हम लोग को जिम में जाने की हिम्मत नहीं हुई तो, क्या होगा अगर बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया बट वो फेल हो गया तो, क्या होगा अगर मैंने उस लड़की से जाके बात करी और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। ऐसी हम लोग ज़िंदगी में इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं वो कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लोग डरते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन भी अपने आप से ज़रूर पूछना कि व्हाट वुड आई डू इफ़ आई न्यू आई वुड नॉट फेल। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, सिर्फ फेलियर के चक्कर में हम लोग है ना गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। हम लोग कभी यूट्यूब स्टार्ट करने का नहीं सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे बहुत रिस्क है, इंस्टेड चलो जॉब पे जाते हैं, जबकि कई बार जॉब में भी उतना ही रिस्क होता है। बस क्योंकि हम लोग डरते हैं इसलिए हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कई बार हम लोग को मन तो करता है कि हम लोग भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करें, स्टार्टअप बिजनेस करें, अपने आइडियल रिलेशनशिप में जाए, बट क्योंकि हम लोग डरते रहते हैं इसलिए हम लोग हमेशा सेफ ऑप्शन चूज़ करते रहते हैं। बट आपने ये चीज़ तो हमेशा सुनी होगी कि जितने भी लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिस्क ज़रूर लेते हैं और उसके साथ साथ वो लोग फेलियर से डरते नहीं हैं। और ये जो फेलियर से ना डरने का एटीट्यूड होता है ना, वही चीज़ कई बार वो लोगों को सक्सेस देने में हेल्प करती है। बिकॉज याद रखो, लाइफ है ना क्रिकेट मैच की तरह नहीं है जहाँ पे शायद आपने एक बार बल्ला घुमाने की कोशिश करी, आपका बैट बॉल से कनेक्ट नहीं हुआ और आपकी विकेट चले गई, बस
और मैच शायद आप हार गए। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में ना कई सारे बॉल्स आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आते रहेगी। आप कई बार बल्ले घुमाओगे, कई बार हिट नहीं होगा, मिस होगा, कई बार आपकी विकेट भी चले जाएगी, लेकिन याद रखो यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक सिक्स मारने की ज़रूरत है। एक सिक्स अगर आपने ढंग से मार दिया ना, तो कई बार वो एक सिक्स मतलब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप आपकी ज़िंदगी सेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि मेरा भी ये यूट्यूब चैनल जो है, ये कहीं ना कहीं वो एक सिक्स की तरह है जो एक बार लग गया, जिसकी वजह से आज मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ और मेरी लाइफ सेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कई सारी गलतियाँ नहीं करी है, मैंने भी ऑब्वियसली कई सारी गलती करी है, मैंने भी कई सारे चैनल्स चालू किए हैं जो फेलियर हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे चैनल सक्सेस हो। एक चैनल भी हिट हो गया तो कई बार आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये तो खैर बस एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से आपको अपने आपको क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट वुड आई डू इफ़ आई न्यू आई वुड नॉट फेल। ये क्वेश्चन आपको आपका पैशन ढूंढने में भी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ आता है थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हु आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विथ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए शायद से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो कई सारी बुक्स है, जैसे कि जेम्स एलन की बुक है एज अ मैन थिंकेड, जिसमें एक लेसन बहुत पावरफुल यही है कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, राइट। और कैसा आप सोचते हो वो कई बार डिपेंड करता है इस एक फैक्टर पे कि आप किन लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। एक जर्मन फिलोसोफर है गोइथ, जो बोलते हैं कि टेल मी हु यू स्पेंड योर टाइम विथ एंड आई विल टेल यू हु यू आर। कई बार हम लोग ना इतनी गलत संगत, गलत लोगों के साथ रहते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सोच है वो भी नेगेटिव होती है और हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप है ना सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। और बात यहाँ पे सिर्फ है ना ऑफलाइन की नहीं हो रही है, मैं ऑनलाइन की भी बात कर रहा हूँ। आप लोग कौन से टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो, सोशल मीडिया पे किन लोगों को फॉलो करते हो, किन लोगों की बातें सुनते हो, ये चीज़ भी आपकी थॉट्स को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं नोटिस करता हूँ कई सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट देखते हैं, शायद मजाक में, टाइम पास करने के लिए, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये सब जो कंटेंट है ना वो धीरे धीरे आपकी सोच को बदल रहा है। और जैसे कि एज अ मैन थिंकेड के ऑथर ने बोला, जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आप बन जाते हो। इसलिए इस एक चीज़ पे भी ज़रूर फोकस करना कि आप किस टाइप के लोगों के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये ज़रूर एक बार चेक करना। उसके साथ साथ अपने आप से ये फोर्थ क्वेश्चन भी ज़रूर पूछना, जो है व्हाट एडवाइस वुड आई गिव समवन एल्स इन द सेम एग्जैक्ट सिचुएशन। मेरा एक टीम मेंबर है जिसका एक्सीडेंट हो गया था अनफॉर्चुनेटली ना। उसके जो डैड है ना वो ऑपरेशंस करते हैं, बट जब उनके बेटे का ही एक्सीडेंट हुआ तो बहुत चाह कर भी वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर पाए, उनसे हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग है ना अपने किसी खास इंसान के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और ये जो इमोशंस है वो कई बार हमसे गलत चीज़ें करा देते हैं। आपने शायद मुन्ना भाई MBBS में भी देखा होगा, वो मूवी का भी ये डायलॉग था ना कि जब आप अपने का ऑपरेशन करने जाओगे तो आपके हाथ कांपते हैं। वेल ये चीज़ सही है। ऐसे ही कुछ सिमिलर एग्जाम्पल है कि कई बार है ना हम लोग जब बात दूसरों की आती है तो हम लोग बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को सजेशंस देते हैं, बट जब हम लोग वही सेम सिचुएशन में खुद आ जाते हैं तब हम लोग एग्जैक्टली वो सब चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, जब हमारे दोस्त लोग हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट फिर जब वही चीज़ उनके साथ होती है तो वो लोग वो सेम चीज़ कर रहे होते हैं या फिर उससे भी बुरा कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आप लोग ये चीज़ से रिलेट कर सकते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, इसीलिए ना ये क्वेश्चन पूछना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप एक इंसान को क्या एडवाइस देते जो एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन में है, और जो भी एडवाइस आप उस इंसान को दोगे ट्राई टू फॉलो दैट एडवाइस योरसेल्फ। जब भी आप कोई परेशानी में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना है, तो इमेजिन करो कि वो जो सेम प्रॉब्लम है ना वो शायद से आपके किसी दोस्त की प्रॉब्लम है। अब अपने वो दोस्त को क्या सजेशन दोगे वो दो एकदम सच्चे दिल से, और फिर जो सजेशन उसको दिया है ट्राई करो कि आप वही सजेशन खुद भी फॉलो करो ना। इसके साथ साथ आता है मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, जो है इज इट इन माई कंट्रोल। एक प्रेयर है जिसे सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं, जो कुछ ऐसी है कि है ऊपर वाले मुझे सेरेनिटी देना वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे हिम्मत देना उन चीज़ों को चेंज करने की जो मैं कर सकता हूँ, और मुझे विजडम देना इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने में। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें भी जो स्टीवन कवी है ना वो भी इस बुक में बताते हैं हमें कि कैसे ना मैक्सिमम लोग जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि लोग ये चीज़ का डिफरेंस को ही नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ें उनके कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। आपने देखा होगा कई सारे लोग अपने ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं उन चीज़ों पर फोकस करके जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे कि वो लोग पॉलिटिक्स की बात करेंगे लेकिन खुद को कभी पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, वो लोग क्रिकेट की बात करेंगे लेकिन खुद को कभी क्रिकेटर बनना नहीं है, और ऐसी फालतू चीज़ों पे, ऐसी उन चीज़ों पे वो लोग अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिस चीज़ पे उनका कंट्रोल ही नहीं है। बारिश इतनी हो रही है ये वो, जबकि जो कुछ समझदार लोग होते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा करते हैं, वो लोग ना अपना फोकस, टाइम और एनर्जी से उन चीज़ों पे लगाते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल में है, जैसे कि उनकी हेल्थ, उनका बिजनेस, उनके रिलेशनशिप्स, और बाकी सारी चीज़ों पे वो इतना फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि अगेन आपको अगर मैं
अपने टीम मेंबर का एग्जांपल दूँ, जिसका मैंने बोला था ना एक्सीडेंट हो गया था, उसकी बेसिकली हड्डियाँ टूट गई थी, प्रॉब्लम्स हो गई थी, वो बेसिकली लिफ्ट से गिर गया था, उसकी हड्डियाँ टूट गई थी, जिसके जैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे बट 50-50 चांस ही है कि वो वापस चल पाएगा ना। ये चीज़ जब उसे पता चली तो उसने उस 50% चांस पे अपना 100% एफर्ट डाला, जो चीज़ों पे वो कंट्रोल कर सकता था। जैसे कि वो खुद तो ऑपरेशन नहीं कर सकता था, बट ऑपरेशन के बाद जो भी चीज़ें वो कर सकता था उसने वो चीज़ें करना स्टार्ट करी। जैसे कि उसने ब्लॉग्स रीड करना स्टार्ट करे, रेडिट पे पोस्ट पढ़े, उन सेम लोगों की कंडीशंस को स्टडी करा जिन लोगों के साथ भी ऐसे टाइप का कुछ एक्सीडेंट हुआ था और जिन्होंने सक्सेसफुली फुल रिकवरी करी थी। अगले कुछ महीनों तक उसने पूरी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करा, कैसे ब्रेक होती है, कैसे फिक्स किया जाता है, और फिर उसने उसे ठीक करने के लिए मेजर्स लेना स्टार्ट करे। उसने अपनी डाइट को चेंज करा, अपने लेग्स को उसने बड़े से रबर बैंड के साथ फिक्स करा, हल्के हल्के मूवमेंट्स करना चालू करी, और 8 महीनों में सिर्फ वो ऐसा हो गया जैसे उसका कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। और कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में भी इस क्वेश्चन का पावर दिखता है कि इज इट इन माई कंट्रोल। मेरे टीम मेंबर ने समझा कि कौन सी चीज़ें वो कंट्रोल कर सकता है और कौन सी चीज़ें नहीं। जिस चीज़ पे वो कंट्रोल कर सकता था उस पर उसने 100% अपना फोकस दिया और बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। ऐसे ही आप भी जब भी कोई सिचुएशन में फंसते हो तो अपने आपसे एक क्वेश्चन पूछो, इज इट इन माई कंट्रोल। अगर आपको लगता है 50% 60% चांस है कि वो आपके कंट्रोल में है तो उसके ऊपर अपना 100% दो, उसे बेटर करने की कोशिश करो। लेकिन उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी अपने आपसे ज़रूर पूछना, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर। रिसर्चर्स रॉबर्ट एमंस एंड माइकल मैकुलोग कहते हैं कि अगर आप हर हफ्ते 5 ग्रैटिट्यूड लिखो तो बस 10 हफ्ते के बाद आप पहले से और भी ज़्यादा हैप्पियर और फिजिकली हेल्थियर फील करोगे। डेली एक ऐसी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो जिसके लिए आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। इससे आप अपने ब्रेन को फोर्स करोगे पॉजिटिव ढूंढने में। फिर चाहे लाइफ में कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, जब आप खुद से ये सवाल पूछोगे कि व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो सभी चीज़ें ढूंढने लग जाएगा जो आपके साथ अच्छी हुई है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो नेगेटिव होती है, किसी इंसान की, किसी बिजनेस की, या हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चलती रहती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करना चालू करेंगे तो हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस करेंगे, जो हमें मेंटली भी पॉजिटिव फील कराएगा, हेल्थियर फील कराएगा और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर पूछो। उसके साथ साथ एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, व्हाट विल पीपल से अबाउट यू एट योर फ्यूनरल। मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या होगा कल अगर आप मर जाते हो तो आप क्या चाहते हो, लोग आपके बारे में फ्यूनरल में क्या कहेंगे, आप कैसे टाइप के इंसान थे, आप कैसे टाइप के दोस्त थे, आप किस टाइप के हस्बैंड थे, आप किस टाइप की वाइफ थी, आप किस टाइप के बच्चे थे। ये वाला क्वेश्चन अगेन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में भी बताया गया है। इनफैक्ट एक हैबिट थी कि स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड। सबसे पहले जो आपको एंड रिजल्ट अचीव करना है उसके बारे में सोचो और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसे टाइप के एक्शंस आज लो, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ज़िंदगी के फ्लो में चलता रहता है, आज ये हो गया वो हो गया, दोस्तों ने बोला ये कोर्स ले लो, ले लिया, कल कुछ ये मूड किया तो ये कर लिया। ऐसी बस हवाओं में आप यहाँ वहाँ डगमगाते रहोगे ना, तो आप ना सही डायरेक्शन लेके सही डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाओगे, जो है आपका गोल। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन में अपने आपसे ज़रूर पूछो ताकि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सही चीज़ें कर पाओ जो एक्चुअल में आपके लिए मैटर करती है, जिस टाइप का इंसान आपको बनना है। अब देखो, ये तो बस 7 क्वेश्चंस थे, लेकिन 7 क्वेश्चंस में ही लंबा हो गया वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं 55 क्वेश्चंस के और बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी बुक्स समरीज और बुक्स की अच्छी बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। आप लोग का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक समरी चैनल बने, तो उस चीज़ को करने में मेरी हेल्प ज़रूर करना। और हेल्प करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है। वो करते रहो। तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा लगा, या फिर आपके पास अगर कोई एक बेटर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन क्या है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उन वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।